आज का जो हमारा जो सेशन होगा, इसके अंदर जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ कहा है कि हम इसकी जो फार्माकोलॉजी जो होगी उससे हम स्टार्ट लेंगे और इससे हम जो पहले नंबर पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी हेपारिन। कि हेपारिन क्या होती है, इसके अंदर क्या-क्या हम करते हैं, इसको हम एक-एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो अभी हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं, इस इन अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो जो हमारे साथ पहले से बच्चे कनेक्टेड हैं उनको तो पता होगा इन नोट्स का और इस एक-एक चीज़ का। तो अभी ये आपने कैसे करना है, आपने नोट्स बनाने का जो बेसिकली हमारा पर्पज़ है वो है क्या? नोट्स बनाने का जो बेसिकली हमारा पर्पज़ है वो ये है कि यूएसएमएल फर्स्ट एड को याद करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और आप ये कह सकते हो कि उसको याद करने में ये है कि आप कोई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, उसको ईज़ी नहीं होता याद करना। तो ये नोट्स बनाने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि एक तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बाकी इन नोट्स के लिहाज़ से हम जो पूरे के पूरे जो हमारे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसी नोट्स के अंदर हमने आप लोगों के बज़वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है, कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने अपने ज़हन के अंदर लाज़मी रखना है। इन्हीं नोट्स के अंदर हमने ये चीज़ बताई हुई है कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं और इसी के एंड के ऊपर आपके 2 एमसीक्यूज़ हर आपके टॉपिक के नीचे दिए गए हैं कि किस तरह आपके 2 एमसीक्यूज़ आपके पूछे जाते हैं। ओके जी, अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले और आपका जो ड्रग है उसका नाम है हेपारिन। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि हेपारिन जो होती है वो करता क्या है? हेपरिन आपने कहना होता है कि ये एक एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है। अगर आपसे कभी भी ये कहा जाए कि एंटी कोगुलेंट ड्रग्स का मतलब क्या होता है, तो आपने बच्चों ये कहना होता है कि एंटी कोगुलेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्लॉट बनने नहीं देती। तो आपने सबसे पहले ये कहना होता है कि ये एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है और अगर आपसे कोई भी बंदा ये कहे कि एंटी कोगुलेंट ड्रग का मतलब क्या है, आपने कहना है कि वो ड्रग्स जो क्लॉट बनने नहीं देती। तो आपने कहना है कि ये क्लॉट बनने नहीं देगी। अब देखें, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि ये आपकी हेपरिन एक्ट कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बच्चों? तो जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपका हेपरिन का, इसके बारे में आपने कहना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज़ अ क्या होता है कि एज़ अ एंटी थ्रम्बन के तौर पर होता है। ये क्या होता है, एक तरह की एंटी थ्रम्बन के तौर पर काम करती होती है। मेरा अब आप लोगों से बच्चों एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर एंटी थ्रम्बन है तो इसका मतलब क्या है कि थ्रम्बस नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो थ्रम्बस क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? शाबाश, मुझे ये बताइएगा। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि थ्रम्बस जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, थ्रम्बिन जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो आपने कहना है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर जो 2 होता है ना वो थ्रम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक हो गया बच्चों? अब आप खुद सोचें कि अगर आपने किसी भी इंसान को हेपारिन दी, क्या दी, एक तरह का आपने किसी भी इंसान को हेपारिन दी, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपने कहना है कि ये एज अ एंटी थ्रम्बन थ्री के तौर पर काम करेगी, एंटी थ्रम्बन थ्री के तौर पर। अब आपने कहना है कि ये अगर एंटी थ्रम्बन थ्री के तौर पर ये क्या मतलब है कि आपने कहना है कि ये थ्रम्बन बनने नहीं देती। अगर आपका थ्रम्बिन नहीं बना तो क्या होगा? आपने कहना है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 नहीं बना। अब आपने ये कहना है कि इस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 2 नहीं बन रहा। देखो बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर 2 की आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम यहाँ पे आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 2 की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, तो मैं आप लोगों को ना पिछले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, मैं उनकी तरफ लेके जाऊँगा और उसमें से जो आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का एक टॉपिक है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके अंदर मैं आपको लेके जाऊँगा कि हाँ जी जनाब, अब यहाँ पे क्या होता है। देखो बच्चों, आपने एक बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है, जैसा कि जस्ट 1 मिनट, अगर आप सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पाथवे के अंदर जाते हो, उसके अंदर अगर मैं वो पिक्चर आप लोगों के साथ सामने कर दिखा दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो बच्चों, अब आप खुद सोचो कि ये आप क्या देख रहे हैं। अब आपने कहना होता है कि आपकी हेपरिन क्या काम करती है, एज ए एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करती है, जैसा कि हमने कहा। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है कि वो ड्रग जो क्लॉट बनने नहीं देती। आपने ये कहना होता है कि जो आपका फिल्म क्लॉट बनता है ना, जिसको हम सख्त क्लॉट कहते हैं, वो कौन सा होता है? वो तभी बनता है जब यहाँ तक बात आती है, जब आपका फिब्रिन मैश जो है वो बनता है, तभी तक आपका एक तरह का सख्त क्लॉट बनता है। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऐसी ड्रग दें जो जनाब एक तरह का इधर ही इसको ब्लॉक कर दे, जब इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो क्या बच्चों आपका थ्रम्बिन बनेगा? आपने कहना थ्रम्बिन नहीं बनेगा। जब थ्रम्बिन नहीं बना तो क्या आपका फिब्रिन मोनोमर्स बनेंगे बच्चों? नहीं बनेंगे। तो क्या क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 जो होगा वो एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो क्या ये आगे फिब्रिन का मैश वर्क बनेगा? आपने कहना है कि आगे जो फिब्रिन मैश स्टेबलाइजिंग जो प्लेटलेट प्लग बनता है वो भी नहीं बनेगा।
बनेगा। तो बात करने का मतलब क्या है? बात करने का मतलब ये है कि आपकी हेपरिन वो ड्रग होती है जो एज़ अ एंटीकोगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो कि क्लॉट बनने नहीं देती, जो कि फिब्रिन बनने नहीं देती। तो ये कैसे कहाँ पे काम करती है? तो पहले नंबर पे आपने कहना ये एंटी थ्रोम्बन 3 को एक्टिव करती है। एंटी थ्रोम्बन 3 काम क्या करता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 बनने नहीं देता। जब आपका ये क्लॉटिंग फैक्टर 2 बना ही नहीं है भाई, तो आगे वाला कॉमन पाथवे चलेगा ही नहीं। जब ये कॉमन पाथवे चलेगा ही नहीं, तो आपका फिब्रिन बनेगा ही नहीं। तो ये आपका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए नंबर 1 बच्चों। नंबर 2 जो बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है वो क्या है? आपने कहना है कि ये एंटी थ्रोम्बन 3 जो होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 को ही कम नहीं करता, बल्कि ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A जो उसकी एक्टिव फ़ॉर्म होती है ना बच्चों, उसको भी कम कर देता है। अगर आप ये खुद देखो कि ये क्या है बच्चों, आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A है, तो अगर आपसे कोई भी बंदा ये पूछता है कि हेपारिन जो है वो बेसिकली कहाँ पे एक्ट करती है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? आपने कहना होता है कि हेपारिन आपकी बॉडी के ऊपर बच्चों 2 जगहों पे मेन एक्ट करती होती है। एक वो ड्रग होती है जहाँ पे ये एक्ट करती होती है, आपने कहना है कि एक तो ये फैक्टर 2 को ब्लॉक करती है, दूसरा ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है। तो आपकी बॉडी के अंदर ना फैक्टर 2 बनता है, ना फैक्टर 10A बनता होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश एनीवन बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि हाँ जी जनाब हेपारिन का हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बताएं, तो हमने क्या कहना है? हमने कहना भाई हेपारिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है और फैक्टर 2 को ब्लॉक करती है। कैसे? एंटी थ्रोम्बन के तौर पर। जब आपका फैक्टर 2 नहीं बनेगा, तो आपका कॉमन पाथवे आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, और जब आपका कॉमन पाथवे आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि आपका फ़िल्म क्लॉट नहीं बनता होता। तो ये आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है। अब आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक और बात अपने ज़हन के अंदर ये आनी चाहिए बच्चों कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये हेपरिन दे रहे हो, इसको आप ईज़ी वे में किस तरह याद कर सकते हो? आपने क्या कहना है कि हेपरिन का ईज़ी वे के अंदर क्या है कि हेपरिन क्या काम करती है? आपने ईज़ी वे के अंदर इसको कहना है कि हेपरिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये फैक्टर 2 को और उसके बाद 2A को प्लस आपका फैक्टर 10A को क्या करती है, एक तरह का ब्लॉक करती है। बस इतना याद होना चाहिए बस। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब हमने हेपरिन आपकी बॉडी के अंदर यूज़ कब करनी है, इसके यूज़ेज़ क्या हैं? बच्चों आपने कहना होता है कि हेपरिन आप अपनी बॉडी में तब यूज़ करते हो जब हमें एज अ इमीडिएट एंटी कोगुलेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आपको इमीडिएट एंटी कोगुलेशन चाहिए, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? देखो बच्चों, आप तब दे सकते हो अगर किसी भी इंसान के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है? आप तब दे सकते हो अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है। आप तब दे सकते हो अगर किसी बंदे के अंदर नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जिसको हम एनस्टेमी कहते होते हैं। अब तब दे सकते हो, मतलब कि इन सारी कंडीशंस के अंदर हम क्या कहते हैं, एक तरह का ये देते होते हैं। ठीक है? तो ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि हम हेपरिन को कब देते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है, आप जितने मर्ज़ी पास्ट पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन लाज़मी आता होता है। वो ये कहते होते हैं कि ऐसी कौन-सी ड्रग होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड होती है एज़ अ एंटीकोगुलेशन के तौर पर। तो आपने कहना है कि वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी के अंदर हम दे सकते हैं, आपने कहना होता है कि इसका नाम हेपरिन होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन-सी नहीं देनी, तो आपने कहना है कि वारफ़िन नहीं देनी। वो अगर आपसे पूछा जाए कि वारफ़िन क्यों नहीं देनी, तो आपने कहना है कि वारफ़िन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो बेबी जो होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर टेट्रोजेनिक इफ़ेक्ट को लेके आती है। तो इस वजह से आपने वारफ़िन नहीं देनी। और वारफ़िन वो जो ड्रग होती है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, लेकिन हेपरिन वो ड्रग होती है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। जब आपकी ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा पे एक्ट कर ही नहीं रही, और जब आपकी ये ड्रग जो है वो प्लेसेंटा पे एक्ट ही नहीं कर रही, तो जो बच्चा होगा उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी आप कोई फीचर्स एब्नॉर्मैलिटी कुछ भी आप देखोगे नहीं। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हाँ जी इसके अंदर क्या होता है। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हेपरिन को हम कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नंबर पे आपने कहना है कि एक इमरजेंसी कंडीशन में। अब इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है भाई? अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो इमरजेंसी कंडीशन है ना। अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वो भी इमरजेंसी कंडीशन है। उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर आप दे सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा, और वो आप लोगों ने लिखना है। वो चाहे पास पेपर देख लीजिएगा, उसके अंदर वो आया होगा। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है बच्चों, इसके लिहाज से वो क्या है, आपने कहना है कि इसके लिहाज से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग देते हो। तो आपने कहना प्रेगनेंसी के अंदर जो हम ड्रग देते हैं, उस ड्रग का नाम होता है हेपारिन। अगर आपसे ये कहा जाए कि वो क्यों देते हैं, तो आपने कहना है क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती ही नहीं है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि जो ड्रग आपके प्लेसेंटा को ही क्रॉस नहीं करती, तो
तो इसका मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा के ऊपर किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते बच्चों। क्लियर है? अब आगे आ जाओ बच्चों कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कौन-कौन सी चीज़ें देखी। अब ऑलरेडी हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। हेपर इज़ एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर होती है। इट एक्टिवेट एज़ अ प्रोटीन एंटीथ्रम्बन। उसके बाद क्या करती है, हेपरिन के साथ एंटीथ्रम्बन लगता है, जिसके बाद हेपरिन एंटीथ्रम्बन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपने कहना होता है। उसके बाद दिस कंप्लेंट टर्न ऑफ द इनएक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, एक तरह के इनएक्टिवेट हो जाते हैं। मेनली कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिवेट होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10A। उसके बाद आपने कहना है इमीडिएट एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद आपने कहना है कि अक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके बाद प्रेफर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इनोक्साप्रिन मॉनिटर। अब इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो क्या है, देखो बच्चों, अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि एक पेशेंट है जो कि हेपरिन ले रहा है, तो हेपरिन लेते हुए आपने किसको मॉनिटर करना होता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। आपने ये कहना होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान को हेपरिन देते हो तो उसके साथ जिसको आपने मॉनिटर करना होता है वो होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद करना है। जब वारफरिन देते हो तब आप क्या मॉनिटर करते हो, तो वारफरिन देते हुए बच्चों आपने कहना है कि आप जिसको मॉनिटर करते हो वो होता है पीटी। अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, पीटीआई एनआर होता है वो, लेकिन इसके अंदर आपने क्या कहना है, एपीटीटी होता है बच्चों, और ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अब हम आगे आते हैं और आगे इसके थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि और क्या हो सकता है बच्चों। देखो बच्चों, आपने कहना है जैसा कि मैंने ऑलरेडी सारी की सारी आपको बातें बता दी कि इसको अंदर हेपरिन के लिए आप क्या मॉनिटर करते हो, आपने कहना एपीटीटी करते होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कहना होता है कि आपका जो हेपरिन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो क्या है? वो ये होता है कि हेपरिन का एंटीडोट क्या है? फॉर एग्जांपल आपने किसी भी इंसान के अंदर हेपरिन बहुत ज़्यादा हाई डोज़ के अंदर दे दी, तो उसका एंटीडोट क्या होगा? आपने कहना प्रोटामीन सल्फेट। कहते हैं एक तरह का प्रोटामीन सल्फेट इज़ अ रिवर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद करना है कि हाँ जी जनाब, हेपरिन का जो एंटीडोट होता है वो आपका प्रोटामीन सल्फेट होता है। बच्चों, जो आपकी हीमा है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसको हज़ारों दफ़ा पढ़ते हैं लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से पॉइंट्स रखने हैं एग्जाम के लिहाज से, और कौन से पॉइंट्स को आप एक तरह का ना भी कंसीडर करो तो इतना इशू नहीं होता। तो आपने इन सारे पॉइंट्स को एक तरह का गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि इन पॉइंट्स को जिनके साथ मैं कहता हूँ कि ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने उनको लाजमी मार्क करना है, आपने उनको लाजमी नोट करना है, और आपने जब भी एग्जाम के लिहाज से उसको लाजमी गो थ्रू करना है, क्योंकि वो चीज़ें आएंगी आपको, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हेपरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों कि एक इसका जो सबसे बड़ा हाई यील्ड जो पॉइंट होता है बच्चों, पता क्या होता है? आपने कहना हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब क्या है? अब आपने थोड़ा-सा गौर करना है बच्चों। सबसे पहले अब इसका मतलब ये होता है कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? आप ये कह सकते हो बच्चों कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है, जो कि एक साइड इफेक्ट है इसका, इसके अंदर आपने ये कहना है कि जस्ट इमेजिन करें, अगर आपके पास ना आपने हेपरिन दी, ठीक हो गया बच्चों? जब आप हेपरिन देते हो, तो इसके नतीजे में होता क्या बच्चों? आपने कहना है कि जैसे आप हेपरिन देते हो, तो हेपरिन आपके प्लेटलेट्स के फैक्टर 4 के साथ लग जाती है। क्या करती है एक तरह का? आपने कहना बॉडी हेपरिन प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब मैं ना आपको इस तरह समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप समझो कि ये प्लेटलेट्स है। 1 मिनट जी। यहाँ पे आप समझो कि ये प्लेटलेट्स है बच्चों, ठीक है? ये प्लेटलेट्स है और प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर क्या एक तरह का प्लेटलेट फैक्टर 4 है। 4 है। ठीक है, आपकी हेपरिन आती है और ये जनाब आपकी इसके साथ लग जाती है। अब हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 बनते हैं, ठीक है? अब होता बच्चों पता क्या है? आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो ये कंसीडर करता है कि भाईजान ये जो हेपरिन जो है ना, जो प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाइंड की हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम इसको ये कंसीडर करता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर क्या कोई एक तरह का आपका एक तरह का पैथोजन है। मुझे ये बताइएगा कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आएगा तो इसके नतीजे में जो चीज़ पड़ रहा होती है उसको हम क्या कहते हैं? आप कहते हो कि एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। तो अब इसके नतीजे में क्या होगी? आपकी एंटीबॉडीज़ जो होंगी बच्चों वो पैदा होंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर पैदा हो रही हैं वो बच्चों पता काम क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ जो इसके अंदर पैदा हो रही होती हैं, आपने कहना होता है कि इन एंटीबॉडीज़ का नाम होता है आईजीजी एंटीबॉडीज़। क्या होता है एक तरह का? आईजीजी एंटीबॉडीज़। अब ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, आपने कहना है कि ये प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर अटैक करती है। अब थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, जब ये प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर अटैक करेगी, तो आपका प्लेटलेट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। जब आपका बच्चों प्लेटलेट्स टूटेगा, तो हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, जिस बंदे को पैथोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आती है, उसको ये समझ आएगी कि हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी आपका प्लेटलेट्स टूटता है, तो इसमें से कुछ सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, जो कि आपके सर्कुलेशन के अंदर दूसरे जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि आप इंजरी वाली जगह पर आ जाएँ और वहाँ पे एक तरह का इकट्ठे हो जाएँ। तो यहाँ पर जब ये प्लेटलेट्स टूटेगा, तो इसमें
में से जो आपके जो सब्सटेंस हैं जैसा कि एडीपी हो गया, जैसा कि थ्रोम्बोक्सिन ए2 हो गया बच्चों, ये आपके रिलीज़ होंगे। ये दूसरे प्लेटलेट्स जो सर्कुलेशन के अंदर घूम रहे होंगे उनको कहेंगे कि इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे हो जाओ। अब इस सारे के सारे प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो जाएँगे, ठीक है बच्चों? जब ये सारे के सारे प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो जाएँगे, तो इसके नतीजे में आपका क्लॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले नंबर पे तो मुझे ये बता दो, शाबाश। आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर आपका क्लॉट बनेगा। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब थ्रोम्बोसिस होगी। तो पहला जो पॉइंट है आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का थ्रोम्बोसिस होती है बच्चों, ठीक है? नंबर 2 आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि जैसे ये थ्रोम्बोसिस हो रही है, ठीक है? तो उसके नतीजे में बच्चों आपके प्लेटलेट्स भी तो टूट रहे हैं। जब आपके प्लेटलेट्स टूट रहे हैं, तो प्लेटलेट्स की अमाउंट भी तो कम हो रही है। तो जब आपके प्लेटलेट्स की अमाउंट कम होगी, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना। तो जब प्लेटलेट्स कम होंगे, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, बल्कि ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। तो बात करने का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के अंदर आप हेपारिन देते हो ना, तो हेपारिन देने के बाद उसके अंदर थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और उस बंदे के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। आप दोनों फीचर्स देख सकते हो। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने कहना होता है। आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आपका बच्चों जो प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है, उसके साथ हेपारिन लगती है, एंटीबॉडी आईजीजी आती है, वो ये कहती है कि यार ये तो मेरा पैथोजन है, इसके ऊपर अटैक करती है। आईजीजी एंटीबॉडी आपके प्लेटलेट्स को तोड़ रही है, प्लेटलेट्स आपके कम हो रहे हैं। जैसे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स आपके सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं और इसके नतीजे में सर्कुलेशन के अंदर जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं उसको इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे कर रहे हैं। जब ये इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो सारे के सारे प्लेटलेट्स आपके मिलके एक तरह का क्लॉट बना रहे हैं और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आपने कहा थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एट अ सेम टाइम थ्रोम्बोसिस हो रही है और एट अ सेम टाइम ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि प्लेटलेट्स आपके एक तरह के काम हो रहे हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया, वो बंदा पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों। ओके, तो अब देखो बच्चों कि इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा गया तो हम इसके अलावा कोई और चीज़ दे सकते हैं? आपने कहना बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं? आपने ये कहना होता है कि हम इसके अंदर दे सकते हैं बच्चों कि एक तरह की एक ड्रग होती है जिसको आप ये कहते हो कि आप दे सकते हो अर्गेट्रोबान। क्या होता है एक तरह का बच्चों? अर्गेट्रोबान। अर्गेट्रोबान क्या होता है? वो डायरेक्ट थ्रम्बिन इन्हिबिटर ड्रग होती है। वो डायरेक्ट फैक्टर 2 को ब्लॉक कर देती होती है। ठीक है बच्चों? ये आपने कहना है। तो पहले नंबर पे आपने क्या कहना है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी एग्ज़ामिनर ये कहे ना बच्चों कि आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है? उसने हेपारिन ली, ठीक है? हेपारिन ले ली उसने और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर ना क्लॉट बन गया और उसके बाद उसके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। ड्यूरेशन जो है ना वो 5 से 10 दिन का है। हेपारिन लिए हुए उसको 5 से 10 दिन हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना उसको हम कहते हैं हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2। क्या कहते हैं? एक तरह का टाइप 2। और अगर ये कहा जाए ना कि हाँ जी जनाब उसने हेपारिन ली है और उसके अंदर जनाब ये सारे फीचर हैं और इतने दिन नहीं हुए, तो आपने कहना इसको हम कहते हैं हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1। ठीक है? टाइप 1 के अंदर जो फीचर्स होंगे वो ये 1-1-2 दिन का टाइम होगा। ठीक होगा? 2 दिन के अंदर-अंदर फीचर्स आ जाएँगे। टाइप 2 के अंदर 5 से 10 दिन के अंदर फीचर्स आएँगे। अभी जो हमने पढ़ा है वो मैं सारे का सारा एक तरह का आपको इधर से जो हमारे नोट्स है उधर से रीड भी करवाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि क्या लिखा हुआ है, आपने कहना है कि एक तरह का बच्चों लो प्लेटलेट्स काउंट 5 to 10 days after starting heparin cause antibodies from form platelets against platelet factor 4 lead to more clotting paradoxical stop heparin use alternative वगैरह अर्गेट्रोबान। मतलब कि जब आपको पता लग गया तो भाई अभी भी आपने कौन सी यूज करनी है आप छोड़ दो। ठीक हो गया? ये आपने कहना होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? आपने कहना है कि अगर तो माइल्ड ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, अगर तो ड्रॉप प्लेटलेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम इतनी ज्यादा कमी नहीं हुई और कमी के बाद भी वो 1 लाख से ऊपर है और उसके बाद आपने कहना ट्रांजिएंट है, नॉट इम्यून मीडिएटेड कंटिन्यू हेपरिन आपने करनी। इसको हम कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 और 2 दिन के अंदर ऑनसेट है। लेकिन अगर किसी के अंदर 5 से 10 दिन के बाद ऑनसेट हुआ है और उसके अंदर आप ये देखते हो कि प्लेटलेट्स जो है वो तकरीबन 40,000 है, 30,000 एग्जामिनर ये कहता है, ठीक है? और उसके अंदर क्लॉट बन रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो फिर आपने क्या करना है? उस टाइप को हम हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 कहते हैं। उसके अंदर आपने हेपरिन को ब्लॉक करना है, इनहिबिट करना है, स्टॉप कर देना है और उसकी जगह पे आपने अर्गेट्रोबान ये आपका थ्रम्बन 2 इनहिबिटर जो ड्रग होती है वो देते हैं बच्चों। और फोंडापेरिनॉक्स जो होता है ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों? ये 2 ड्रग्स आप दे सकते हो, बाकी और कोई भी ड्रग आपने नहीं देनी। कोई यहाँ तक वैसा बच्चा है जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या बच्चों क्लियर है? आगे बच्चों अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इन पॉइंट्स को भी हम मद्देनजर रखेंगे, वो कौन से हैं? आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का ये तो हमने कह दिया कि इसके अंदर हम एक तरह का हेपन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 ये सारा का सारा काम करती होती है। अब एक ना कुछ 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। पहला पॉइंट
आपने कहना है एक ऐसा पॉइंट होता है कि और कौन-कौन से आपके इसके ना मतलब कि मुख्तलिफ तरह के नाम भी हो सकते हैं। हम उन नाम की तरफ बाद में आएँगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम ड्रग इंटरैक्शन की बात करते हैं कि और इसके बाद आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है क्योंकि बोन की ये डेंसिटी को कम करती है। उसके बाद ये क्या काम कर सकती है बच्चों? आपने कहना होता है कि ये टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवाती है। अगर किसी को पता है टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है? शाबाश! कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो कि टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है? आपने कहना है बच्चों टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वो होता है, मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया था कि अगर ये आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं ना बच्चों, जैसा कि ये किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, तो आपने कहना होता है कि ये आपका एक तरह का टाइप 4 के अंदर ये जो आपके एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, शाबाश! बच्चों, आपने कहना एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर एक तरह का एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर का प्रॉब्लम होता है, या फिर एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं हो रही होती। आप इस बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा बच्चों। एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि वो सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है, ठीक है? सोडियम को और पोटेशियम और H+ को आपके ब्लड से बाहर निकालता है, H+ को भी, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखोगे कि आप हेपारिन दे रहे हो, तो उसके अंदर आप टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देख सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना है कि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। जब एल्डोस्टेरोन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, तो सोडियम आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम और H+ आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा। जब पोटेशियम आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसके नतीजे में आप हाइपरकैलेमिया देखते होते हो, और H+ जब आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसके नतीजे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हो। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपने हेपारिन यूज़ की और हेपारिन के बाद उस बंदे की बॉडी के अंदर आप हाइपरकैलेमिया देख रहे हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देख रहे हो, हाइपोनेट्रीमिया देख रहे हो, तो ये क्या है? आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 कहते हैं, और ये जनाब आपका एक तरह का हेपारिन के ओवर यूज़ की वजह से ये देखने को मिलता है बच्चों। उसके बाद बच्चों, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन ड्रग्स को, कोई ऐसे ड्रग्स जिसके साथ इनको लें, और वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एनसैड हो गई, उसके बाद आपने कहना है कि एस्पिरिन होगी, वारफरिन होगी, तो क्या होगा? आपकी ये ब्लीडिंग को ज़्यादा करेगी, एक तरह का ब्लीडिंग को ज़्यादा करती होती है। बस अभी तक आपने इतना याद करना है। उसके बाद जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये क्या है? यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, इन इन पॉइंट्स को आपने समझना है, ठीक है? और मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि हीमा को बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे लेते हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल है, इसको वैसे छोड़ देते हैं, और कईयों ने रट्टा लगाया होता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। लेकिन आपने 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है, एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा ये होता है कि आप ये जो पढ़ रहे हो, तो इसके पीछे रीज़निंग क्या है? आपके पीछे क्या ये वजह है, क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है? ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एग्ज़ामिनर किसी भी तरह का घुमा-फिरा के आपको एमसीक्यूज़ देगा, आपने रट्टा लगाया होगा, आपको पता ही नहीं होगा पूछ क्या रहा है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको एग्ज़ामिनर किसी भी तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ पूछे, आप ईज़िली उसको एक तरह का देख लोगे कि इसका आंसर जो है वो सही कौन-सा होता है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे आपको बच्चों पता होना चाहिए कि आपने कहना है कि एक होता है अनफ्रैक्शनल हेपारिन, एक होती लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, और एक होती फोंडापाइरिनॉक्स। आपने सबसे पहले ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपकी बॉडी के अंदर अनफ्रैक्शनल हेपारिन है वो क्या काम करती है? आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो अनफ्रैक्शनल हेपारिन होती है, ये बेसिकली आपके फैक्टर 2A को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? आपने कहना है फैक्टर 2A को ब्लॉक करती होती है, और उसके बाद ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करती होती है। तो अनफ्रैक्शनल हेपारिन क्या काम करेगी? यहाँ पे लिखा हुआ है अनफ्रैक्शनल हेपारिन बच्चों, तो आपने ये कहना होता है कि अनफ्रैक्शनल हेपारिन जो होती है, ये एंटी थ्रोम्बन 3 को एक्टिव करती है, और ये ब्लॉक किसको करती है? 2A को और 10A को। ठीक होगा बच्चों? शॉर्ट इसका ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद आपने कहना है कि इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोटामिन सल्फेट देते होते हैं बच्चों। ये आपने कहना होता है, यानी कि प्रोटामिन सल्फेट से ये रिवर्स हो सकती है बच्चों। ये है अनफ्रैक्शनल हेपारिन, जो कि टूटी हुई नहीं है, ठीक है? ये आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी हेपारिन है। अगर इस हेपारिन को हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के अंदर यूज करें, मतलब कि अगर इसको तोड़ दो, इसको लो कर दो, तो आप इसको क्या कहेंगे? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो होगी, ये भी आपके एंटी थ्रोम्बन 3 को एक्टिव तो करती है, लेकिन मेनली ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है, ये 2A को ब्लॉक नहीं करती। तो आपने कहना है ये मेनली फैक्टर 10A को ब्लॉक करती होती है बच्चों। उसके बाद आगे क्या होता है? आपने ये कहना होता है कि ये जनाब इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्या ये रिवर्सिबल है? हो सकता है थोड़ी बहुत रिवर्सिबल, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप नहीं देते होते। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर अगर फोंडा पेरिनॉक्स है, क्या तरह का फोंडा पेरिनॉक्स है? फोंडा पेरिनॉक्स वो होती है जो
कि आपकी एंटी थ्रम्बन 3 के साथ ये भी बाइंड करती होती है और इसका काम भी फैक्टर 10A को ब्लॉक करना है बच्चों, इनहिबिट करना है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है और ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये आपने याद करना होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब हेपारिन के जो मुख्तलिफ तरह की जो टाइप्स हैं उनके बारे में तो जरा बताइएगा ना, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना पहले नंबर पे होती है लो मालिकुलर वेट हेपारिन। आपने कहना लो मालिकुलर वेट हेपारिन वो होती है जो फैक्टर 2A को 10A को ब्लॉक करती है। फिर आपने कहना है कि आपकी होती है, सॉरी, अनफ्रैक्शनल हेपारिन, पहले पहले भी एक तरह का अनफ्रैक्शनल हेपारिन होती है। फिर आपने कहना है कि आपकी होती है लो मालिकुलर वेट हेपारिन। आपने कहना है कि लो मालिकुलर वेट हेपारिन वो होती है जो फैक्टर 10A को ब्लॉक करती होती है। फिर आपने कहना है कि एक होती है फोंडापेरिनॉक्स, वो भी आपके 10A को ब्लॉक करती होती है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने अपने जहन के अंदर बच्चों रखना है, और आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि लो मालिकुलर वेट हेपारिन हो गया और दूसरी चीजें जो हो गई, लेकिन जो हेपारिन होती है उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, आपने कहना है प्रोटामिन सल्फेट के साथ। इसको मैयर क्या करते होते हैं, आपने कहना है एपीटीटी, ये आपका एक तरह का मैयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब दूसरे नंबर पे आप आते हैं बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल आप किस वक्त इसको इस्तेमाल करते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये सेफ इन प्रेगनेंसी है, मॉनिटर एपीटीटी करते होते हैं, रिवर्स प्रोटामिन सल्फेट के साथ करते हैं, स्टॉप इन हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2, यूज इन रीनल फेलियर, बहुत सोच समझ करके इसको इसको इस्तेमाल करना है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना इससे आगे जो है वो मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछता हूँ, अब मुझे आप लोगों ने बताना है। शाबाश, जो भी हमने पढ़ा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी पॉइंट की सिंगल की समझ नहीं आई, आप ये नोट्स को सामने रख सकते हो, आप यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक को रख सकते हो, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, सारी चीजें ऐसी हैं, ये आपने याद करना है। तो पहले नंबर पे बच्चों मुझे ये बताइएगा कि अनफ्रैक्शनल हेपरिन जो होती है वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक करती होती है, शाबाश ये बता दें। अनफ्रैक्शनल हेपरिन जो होती है वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक करती है, 2 and 10, गुड। लो मालिकुलर वेट हेपरिन जो होती है वो किसको ब्लॉक करती है, मेनली आपने कहना लो मालिकुलर वेट हेपरिन मेनली फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है, 2A को कम सा ब्लॉक कर सकती है। फोंडा पेरिनॉक्स किसको ब्लॉक करती है, आपने कहना 10A को सिर्फ ब्लॉक करती होती है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने कहना है। उसके बाद बच्चों आपने मुझे ये बताना होता है कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 क्या होता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 क्या होता है। आपने कहना है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने हेपरिन दी और उस हेपरिन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग, आपके जो एंटीबॉडीज होती हैं जिसको आईजीजी एंटीबॉडीज कहते हैं, वो आपके हेपरिन के ऊपर अटैक करेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे और साथ ही ब्लीडिंग होगी। ड्यूरेशन जो होगा वो 5 to 7 डेज का होगा। प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होगी वो 50 to 60,000 होगी। तो आपने कहना है कि इस कंडीशन को आप हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 कहते हैं बच्चों। आपके अगर हेपरिन इस्तेमाल करने की वजह से किडनी के अंदर कौन सा प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, कौन सा रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखते होते हैं, तो आपने कहना है कि हेपरिन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हेपरिन आपका रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 करवाता है। टाइप 4 के अंदर जो लैब की इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हो, टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर आप ये देखते हो कि हाइपरकलीमिया देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है। कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हेपरिन को यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए, शाबाश बच्चों ये बताइएगा। आपने कहना होता है कि वो सब्सटेंस जिसको यूज करते हैं उसका नाम होता है एपीटीटी। कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिवर्सल के लिए यूज होता है बच्चों, आपने कहना है जो रिवर्सल के लिए होता है उसका नाम होता है प्रोटामिन सल्फेट। क्या ये प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, ये बिल्कुल प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, ये बात भी आप लोगों ने समझनी है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना वारफिन की तरफ मूव करते हैं कि वारफिन क्या होता है। शाबाश एनीवन जी बच्चों, क्लियर है, शाबाश। एक मिनट, अच्छा जी। जो आपका रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होता है ना बच्चों, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कहना है कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 के अंदर आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वहां पर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपका एल्डोस्टेरोन के अगर रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, अगर किसी भी इंसान के अंदर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो क्या जो एल्डोस्टेरोन काम करता है वो कर सकेगा, शाबाश। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा बच्चों, क्या आपका एल्डोस्टेरोन जो काम करता है वो कर सकेगा, तो आप ये कहोगे कि एल्डोस्टेरोन जो काम करता है वो नहीं कर सकेगा। अब हमें ये समझना है कि एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है। एल्डोस्टेरोन बच्चों आपका ये काम करता होता है कि वो सोडियम को किडनी के कलेक्टिंग डक्ट से ब्लड के अंदर लेके जाता है और ब्लड के अंदर से पोटाशियम और H+ को यूरिन के अंदर भेजता है। कहां भेजता है, यूरिन के अंदर भेजता है। तो अब खुद सोचें कि इसका जो मैकेनिज्म होता है कि ये सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है और उसके बाद ब्लड के अंदर से ये क्या काम करता है, पोटाशियम और H+ को यूरिन के अंदर भेजता है बच्चों। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 है, एल्डोस्टेरोन या तो काम कर नहीं रहा, रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, या एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम है, तो क्या होगा, सोडियम ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, कम हो जाएगा।
पोटाशियम आपके ब्लड से यूरिन के अंदर नहीं आएगा तो पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। H प्लस आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा तो H प्लस का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। जिस जगह पे जितना ज्यादा H प्लस होता है उस जगह की पीएच उतनी एसिडिक होती है। अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि ये H प्लस आपका कहाँ पे है, आपके यूरिन के अंदर है या आपके ब्लड के अंदर है बच्चों? जी रिजवान साहब, आपने कहना है कि ये H प्लस आपके ब्लड के अंदर है। अगर ये H प्लस बच्चों आपके ब्लड के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ब्लड क्या है, ब्लड आपका एसिडिक है। तो ये क्या हुआ, आपने कहना मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसके अंदर आपका किडनी का कलेक्टिंग डक्ट इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर रिलेशन आपका एल्डोस्टेरोन का हो, इस तरह के एसिडोसिस को हम कहते होते हैं रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। क्या कहते हैं एक तरह का, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 कहते हैं बच्चों। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 क्या होता है, किस तरह लिंक करता है, क्या हिसाब होता है। जी क्लियर है, ओके बच्चों। अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सर हेपरिन एपीटीटी के साथ कैसे लिंक करता होता है। देखो बच्चों, आपने कहना है कि जब भी आपका हेपरिन की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को स्लो कर देता है। अब एक बात आपने गौर करनी है, जिस बच्चे को बेसिक कंसेप्ट नहीं ना पता, सीधी बात है, जिस बच्चे को ये नहीं ना पता कि कॉमन पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, उसको तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो सकती। और हीमा का सबसे बड़ा गोल और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अगर आपको रोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे समझ आ जाती है तो आपको हीमाटोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ना प्लेटलेट्स, वो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, सिर्फ उस कंसेप्ट पे। तो अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका एक पाथवे होता है, चलो मैं बताता हूँ। एक होता है बच्चों, आपने कहना है इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा क्या होता है एक तरह का, आपने कहना होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और आपने कहना क्या बनता है, कॉमन पाथवे बनता होता है। जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे होता है इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, आपने कहना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, उसके बाद 11, उसके बाद 9, उसके बाद आपने कहना 8, उसके बाद आता है 10। क्या होता है एक तरह का 10। यहाँ पे जो एक्सचेंजिंग पाथवे के अंदर आते हैं वो होता है 3, और उसके बाद आपने कहना 7। बाकी के सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, आपके कॉमन पाथवे के अंदर आते हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 आता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 आता है, 13 आता है। आपने ये कहना है कि ये किस में आ रहे हैं, आपके एक तरह का आपने कहना है कि ये कॉमन पाथवे में आ रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, कि है क्या, आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी बंदे के अंदर आप जब हेपरिन इस्तेमाल करते हो तो हेपरिन क्या काम करती है, हेपरिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का एंटी थ्रम्बन 3 को एक्टिव करती है। ये एंटी थ्रम्बन 3 काम क्या करता है, ये आपका थ्रम्बस बनने नहीं देता, ये एक यहाँ पे एक्ट करता है, दूसरा फैक्टर नंबर 10 बनने नहीं देता, यहाँ पे एक्ट करता है, दो जगहों पे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको क्लॉट बनने में ज्यादा देर लगती है। फिब्रिन जो होता है वो जनाब आपने कहना है कि वो बहुत लंबी देर लगाएगा, क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब इस तरह का इश्यू होता है तो उसके अंदर आप ये कहते होते हो कि इस बंदे के अंदर आपका क्या होगा, एपीटीटी का जो लेवल होगा वो बड़ा होगा। कौन सा लेवल बड़ा होगा, एक तरह का आपने कहना कि एपीटीटी का जो लेवल होगा वो बड़ा होगा। मतलब ये कि इस बंदे के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे, एक तो आपके कॉमन पाथवे के अंदर प्रॉब्लम है बच्चों, अगर आप याद करो ये कॉमन पाथवे के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा आपका कहाँ पे है, फैक्टर 10A के अंदर प्रॉब्लम है, जहां पे आपका इंट्रिंसिक पाथवे खत्म हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे के अंदर इशू आ रहा है। अगर इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे के अंदर इशू आ रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे के अंदर एपीटीटी जो होगा वो एक तरह का रेज होगा बच्चों। समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का सीन क्या होता है। तो इस वजह से आपने कहना है कि एपीटीटी और उसके बाद क्या होता है कि आपका ये बड़ा हुआ होता है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा गौर करें। A 52-year-old man starting on a heparin for DVT on day 7 his platelets dropped to the, आपने क्या कहना, from 2,20,000 to the 60,000। भाई कम हुए। उसके बाद क्या, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म, क्या होगा बच्चों, आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटिंग प्लेटलेट्स। ये आपका आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर ये पूछा जाए तो ये क्या है, आपने कहा टाइप 2 हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है बच्चों। दूसरे नंबर पे, अ प्रेग्नेंट वीमन विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म नीड एंटीकोगुलेशन, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज सेफ टू यूज। तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी यूज होती है, शाबाश, कौन सी ड्रग ऐसी होती है जो कि सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, आपने कहना है हेपारिन जो होती है वो बच्चों एक तरह की सेफ होती है। तो इस वजह से हम क्या देंगे, एक तरह की हेपारिन देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद करना है। ओके जी, नेक्स्ट आपकी ड्रग की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं बच्चों वारफरिन। तो वारफरिन के बारे में अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी चीजें आती हैं वारफरिन के अंदर, और एक एक पॉइंट्स जो अभी हम बच्चों एक तरह का कवर करेंगे। देखो सबसे पहले आपने बच्चों
जो चीज अपने जहन के अंदर रखनी है वो है क्या। आपने कहना होता है कि एक तरह का वार्फिन है क्या। आपने कहना है कि ये आपकी एज ए एंटीकोगुलेंट के तौर पर काम करती होती है और ये विटामिन के को एक्टिव नहीं होने देती। वार्फिन क्या काम करती है एक तरह का, आपने कहना है कि विटामिन के जो होता है वो एक तरह का एक्टिव नहीं होता। अब देखें बच्चों, एक बात अपने जेहन के अंदर आपने रखनी है। आपके लीवर के अंदर से ना, ये आपका लीवर है, ठीक है, लीवर, लीवर के अंदर से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। उसके बाद आपने कहना 7, उसके बाद आपने कहना 9, उसके बाद आपने कहना 10। ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स बने बच्चों। उसके बाद आपने कहना प्रोटीन सी, उसके बाद आपने कहना और एस, ये आपके बनते हैं। अब होता क्या है, अब होता यह है कि इनको एक्टिव करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए आपको जिसकी जरूरत होती है पता क्या होता है। आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इन क्लोटिन फैक्टर्स पे एक्टिव करते हो, ठीक है, तो आपको जिसकी जरूरत है वो है विटामिन के, क्या होता है एक तरह का विटामिन के है बच्चों, ठीक हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करो जो कि विटामिन के को एक्टिव ना करे, तो क्या आपके ये क्लोटिन फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे। शाबाश बच्चों, मुझे ये बता दीजिएगा जी। हाँ जी बच्चों, क्या आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे। तो आपने कहना है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल आप विटामिन के को ही ब्लॉक कर देते हो, तो ये जो लीवर के अंदर से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स पैदा हो रहे हैं ये आपके एक्टिव नहीं होंगे। जब ये एक्टिव ही नहीं हो रहे तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स ये फंक्शनल हुए या नॉन फंक्शनल हुए बच्चों, मुझे ये बता दीजिएगा। तो आपने कहना है कि ये वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो नॉन फंक्शनल होंगे। और अब यहाँ पे आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या होता है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये अब क्या होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, उसके बाद आपने कहना है 7, उसके बाद आपने कहना है 9, उसके बाद आपने कहना है 10। एक आपने कहना है कि अगर हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्टिव नहीं होते, ये एक्टिव नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आपने ये कहना है कि इसके अंदर जब हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से प्रोटीन सी और उसके बाद आपने कहना है कि एस, ये भी एक्टिव नहीं होती। ठीक है बच्चों, एक्टिव नहीं होती। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक आपको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई ऐसा बच्चा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, यहां पर ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पर मोर देन 90% लोग रट्टा लगाते हैं। वो रट्टा क्या है, आपने कहना है कि प्रोटीन सी और एस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। प्रोटीन सी और एस आपकी बॉडी में करती क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन सी और जो एस होती है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग करवाती है। क्या करवाती है, एक तरह की ब्लीडिंग करवाती है, ठीक है। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये आपकी क्लॉटिंग करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, एक तरह का क्लॉटिंग करवाते हैं बच्चों। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी बंदे के अंदर इस तरह का काम किया कि एक तरह का विटामिन के को इनहिबिट कर दिया, आपने वार्फरिन दी। जब वार्फरिन दी तो आपका विटामिन के इनहिबिट हो गया। जब विटामिन के इनहिबिट हो गया तो इसके नतीजे में आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस जो है ये आपके एक्टिव नहीं हुए। वो प्रोसेस जो कि इसको एक्टिव करने में इस्तेमाल होता था, उस प्रोसेस का नाम होता था गैमा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्या होता था, एक तरह का गैमा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वार्फरिन दी, वार्फरिन की वजह से विटामिन के ब्लॉक हो गया, अगर ये ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, गैमा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है एक तरह का ब्लॉक हो गया। जब गैमा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सीआरएस जो हो एक तरह का एक्टिव नहीं हो बल्कि इनहिबिट हो गए। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या सीन है वो आपने देखना है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, वो क्या है, आपने कहना होता है कि जब आप विटामिन वार्फरिन देते हो तो वार्फरिन का ये हिसाब होता है कि ये जनाब आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सी और जो एस होते हैं ना, इसको ये जल्दी ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोटीन सी और एस को क्या करता है, एक तरह का ये जल्दी ब्लॉक कर देता है। तो बच्चों मुझे ये बताइएगा, अगर आपका प्रोटीन सी और जो एस होगा ये जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, तो जो प्रोटीन सी और जो एस है वो क्या करवाता था, ब्लीडिंग करवाता था या क्लॉटिंग करवाता था। शाबाश बच्चों, मुझे ये बताइएगा, ये ब्लीडिंग करवाता था या क्लॉटिंग करवाता था, प्रोटीन सी और एस। तो आपने कहना है कि प्रोटीन सी और जो एस होता है वो ब्लीडिंग करवाता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आपने कहना है कि अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, एक तरह की क्लॉटिंग होगी। तो बात करने का मतलब क्या है, बात करने का बच्चों मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर आप वार्फरिन देते हो ना, तो वार्फरिन देने से जो स्टार्टिंग फीचर्स होते हैं ना, जो स्टार्ट के दिन होते हैं, स्टार्ट के टाइम के ऊपर आप वहां पे क्लॉटिंग देखते हो। और अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि क्लॉटिंग क्यों देखते हैं,
तो आपने कहना है कि हम क्लॉटिंग इस वजह से देखते हैं क्योंकि प्रोटीन सी और जो एस होता है वो ब्लॉक होता है। नंबर वन इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि ये बाद में जाके कहीं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हैं, एक तरह का ब्लीडिंग देखते हो। यानी कि क्लॉटिंग आप पहले देखते हो, ब्लीडिंग आप बाद में देखते हो। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों। अब इस बात को आपने एक और तरीके समझना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये पहले क्या करवाएगी, वारफिन अगर आप किसी भी इंसान की बॉडी में देते हो तो पहले ये क्या करवाएगी, शाबाश, पहले ये क्या करवाएगी, पहले ये क्लॉटिंग करवाएगी। तो अगर ये पहले ये क्लॉटिंग करवाएगी तो जिस बंदे को पहले हार्ट अटैक हुआ उसके अंदर आप दे दोगे ये, जिस बंदे के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ उसके अंदर आप ये दे दोगे। इसको देने का मतलब ये, जिसके अंदर हार्ट अटैक हुआ है, जिसके अंदर एमआई हुआ है, उसके मुंह के ऊपर आपने तकिया रख दिया कि मर जा, तो ये आपने उसके अंदर नहीं देनी। ठीक, ठीक है। तो आप अब देखो, एक बहुत मजे का टाइम वो क्या होता है, अब देखो, जो ये स्टार्टिंग के अंदर क्लॉटिंग हो रही है ना, इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए आप पता क्या देते हो, आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हो। क्या देते हैं, एक तरह का लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या काम करती है, जो क्लॉटिंग आपकी इससे हो रही थी अब वो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या काम करती है, वो ब्लीडिंग करवाती है। तो जो आपका वारफ्रिन क्लॉटिंग करवाती थी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या करेगी, उसको ब्लीडिंग करेगी। अगर क्लॉटिंग हो रही है और उसके बराबर में ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल पोजीशन है। और बच्चों समझ आई कि नहीं आई? अगर एक जगह पे क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, और उसको रोकने के लिए ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या है, आपने कहा कंपनसेटरी, बिल्कुल वो क्या हो रहा है, नॉर्मल पोजीशन है। तो वो क्या काम करेगी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उसके अंदर आप दी जाती है। और जब आपका ये मैकेनिज्म गुजर जाता है प्रोटीन सी और एस वाला और आप क्लॉटिंग फैक्टर पे आते हो, तो अब आप क्या करते हो, हेपरिन को बंद कर देते हो। और इस इफेक्ट को आप क्या कहते होते हो, इस इफेक्ट को ब्रीजिंग इफेक्ट कहते होते हैं। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, ब्रीजिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ आपने ये समझना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर आप इसको ब्रीजिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप बच्चों सारे का सारा समझ गए। ठीक है, वारफिन क्या होता है, विटामिन के का, ये सारा कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आपने कहना वारफिन इनहिबिट विटामिन के एपेक्स और रिडक्टेस, यानी कि विटामिन के को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव विटामिन के नहीं बनता। विटामिन के जो होता है वो किस लिए जरूरी है, आपने कहना विटामिन के जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर क्या करता है, आपने कहना गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू ऑन क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सीआरएस करवाता है। मतलब कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सीआरएस है, इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। जब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपने कहना है कि तब ये सारे के सारे आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे वो एक तरह के इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ये वाले हैं जो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अब आगे आते हैं इनका यूज क्या है। यूज आप लोगों ने पता होना चाहिए कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, डीवीटी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैकेनिकल हार्ट वाल्व्स के अंदर कर सकते हो, प्रिवेंशन फॉर स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो कि किसके अंदर किसी तरह का स्ट्रोक ना, एज अ प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि देखो मेरी बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा जी। यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करने लगे जो आपको पता होना चाहिए। वारफ्रीन आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से इनहिबिट करती है, आपको पता होना चाहिए कि वारफिन आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, आपका 7, आपका 9 और उसके बाद 10 को ब्लॉक करती है। ऐसे ही है ना बच्चों। अब आपने कहना है कि इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में से जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, इन सब क्लॉटिंग फैक्टर्स में से सबसे जो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है वो किसकी होती है, वो आपने कहना 7 क्लॉटिंग फैक्टर है। 7 क्लॉटिंग फैक्टर आपकी सबसे, मतलब कि इसकी जो हाफ लाइफ है सबसे छोटी होती है। तो अगर आप वारफिन दोगे तो सबसे जल्दी कौन खत्म होगा, अगर आप वारफिन दे रहे हो, मतलब एक चीज है, फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि एक एक ये है जनाब क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 1% है, ये सातवां 2% है, 9 जो है तीसरा पर्सन है, 10 जो है वो चौथा पर्सन है। अगर आप इनको भूखा रखते हो तो कौन जल्दी मरेगा, आपने कहना 7। क्यों? क्योंकि 7 की हाफ लाइफ कम है। तो इस वजह से आपने कहना है कि जब आप वारफिन दोगे तो वारफिन देने की वजह से क्या होता है कि 7 जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर 7 कम होगा तो 7 आपका इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है बच्चों, ये बताइएगा। मैंने ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर एक अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपके इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 7 क्लोटिंग फैक्टर्स होता है ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है। अब आपने कहना है कि जब फॉर एग्जांपल आप वारफिन दोगे तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। जब आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे डिस्टर्ब होगा तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखने के लिए आप लैब
उसके अंदर कौन सा टेस्ट करवाते थे? आपको पता है उसके लिए हम पीटी-आईएनआर करवाते थे। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर आप वारफरीन दोगे तो क्या होगा? आपने कहना है कि उसके अंदर पीटी-आईएनआर को मेजर करते होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये आपने याद करना है बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहले आपने कहना कि पीटी-आईएनआर होता है जो कि मेजर करता है बच्चों, ये आपने याद करना, ठीक है? नॉर्मल 2 से 3 होना चाहिए। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाँ जी जनाब आपने वारफरीन यूज की, ठीक है, तो वारफरीन जो होती है एक तरह का जो स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं उसमें ब्लीडिंग करवाती थी, क्लॉटिंग करवाती थी? शाबाश बच्चों, अब आप लोगों ने खुद बताया था कि सर जी वो तो क्लॉटिंग करवाती थी। तो जब बच्चों वो क्लॉटिंग करवाती थी तो जो आपकी स्किन होती है, स्किन के ऊपर आपकी बिल्कुल छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, तो इन छोटी छोटी वेसल्स के अंदर अगर ये क्लॉट बन जाएगा तो क्या आपकी स्किन को ब्लड की सप्लाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब आपकी स्किन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी नेक्रोसिस होती है, और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि हाँ जी जनाब विटामिन के का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? तो आपने कहना होता है बच्चों कि विटामिन के का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो स्किन नेक्रोसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने खुद हजारों दफा ये पूछा हुआ है और ये देखा हुआ है, मतलब कि आपने ये याद करना है कि इसके अंदर आपने कहना स्किन नेक्रोसिस करवाती है बच्चों। उसके बाद आपने दूसरी बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि वो क्या, देखें यहाँ पे आपने कहना स्किन नेक्रोसिस करवाई, ठीक हो गया, उसके बाद आगे क्या होगा? आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि विटामिन वारफरीन जो होती है, वारफरीन इज अ टेट्रोजेनिक ड्रग। क्यों? क्योंकि वारफरीन जो होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। वो ड्रग जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बच्चों, वो प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करती है, जब प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करती है तो उसके अंदर ट्रेटोजेनिक ड्रग्स करवाता आपका इफेक्ट करवाती है। तो इसी वजह से एग्जामिनर जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि एक मेडिसिन इस्तेमाल की और उसके अंदर आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हो प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपने कहना हेपारिन। हेपारिन इंडिकेटेड होती है, लेकिन वारफरीन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बच्चों, आपने वो नहीं देनी, क्योंकि इसकी वजह से फीटल वारफरीन सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद आपने एक और बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये क्या करवाती है? ये ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकती है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो क्या बच्चों, वारफरीन आपकी बॉडी के अंदर और क्या काम करेगी? वारफरीन आपके बहुत ड्रग इंटरेक्शन करवाती है, वो क्या? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर ये होता है आपका CYP2C9, इसके साथ एक एंजाइम होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक हो गया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके वारफरीन के इफेक्ट को ज्यादा कर सकती हैं या कम कर सकती हैं। इसका मतलब क्या, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो साइटोक्रोम जो होता है ना, ये जो वारफरीन आप देते हो इसको ना, ये साइटोक्रोम एंजाइम जो ना वो इसकी मेटाबॉलिज्म करता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? आप खुद सोचिए, ये एक वारफरीन मेडिसिन है, ठीक है, इसको जो मेटाबॉलाइज करता है वो कौन करता है? साइटोक्रोम करता है। साइटोक्रोम करता है, ठीक है, ये आप करता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा आपने गौर करना, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कि जनाब साइटोक्रोम को एक तरह का इनहिबिट कर दे, जो इनहिबिट कर दे, तो क्या वारफरीन की मेटाबॉलिज्म होगी बच्चों? ये बताइएगा, क्या वारफरीन की मेटाबॉलिज्म होगी? वारफरीन की मेटाबॉलिज्म लेट होगी। जब वारफरीन की मेटाबॉलिज्म लेट होगी तो इसके नतीजे में वारफरीन जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेगा। जहां पे वारफरीन रहना 4-5 घंटे, वहां वो कहां पे क्या रहेगा? अब वारफरीन की डोज आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी। जब वारफरीन की डोज आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी तो इसका साइड इफेक्ट है बच्चों, वो ज्यादा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने कहना कि साइड इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें से बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता इसका। अब देखें, हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं बच्चों के आगे का सीन क्या होता है। आगे बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वारफरीन देते हो तो क्या करेंगे? पीटीआईएनआर मेजर करते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसका जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों एक तरह का इसका जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएट नहीं होता, कुछ दिन के बाद होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना होता है क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सी और एस को जल्दी ब्लॉक कर देता होता है, फैक्टर 279 को बाद में ब्लॉक करता है, तो इस वजह से आपने कहना है बच्चों। और आपने कहना है कि वारफरीन स्टार्ट करते ही टेम्परेरी क्लॉटिंग जो होती है वो इंक्रीज हो सकती है। वो इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि प्रोटीन सी जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर रैपिडली कम हो जाती है, ठीक हो गया बच्चों। जब एंटीकोगुलेंट प्रोटीन सी कम हो जाएगी तो अब क्या होगा? आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेरी हाइपर कोगुलेशन होगी, और वो क्या करेगी? एक तरह की आपकी बॉडी के अंदर स्किन नेक्रोसिस करवाती है बच्चों, आपने इस तरह समझ लें। अब इसके अलावा आपने ये कहना होता है कि फिर हम क्या करते हैं इस इफेक्ट को रोकने के लिए? आपने कहना है कि स्किन नेक्रोसिस या इस इफेक्ट को रोकने के लिए हम
जो काम करते होते हैं वो ये काम करते होते हैं कि हम हेपरिन देते हैं एज अ ब्रीजिंग इफेक्ट के तौर पर। आपने कहना है क्यों? क्योंकि वार्फरिन जो होता है वो आपने कहना है कि ब्रीजिंग इफेक्ट के ऊपर आप हेपरिन इस वजह से देते हो कि जो क्लोटिंग आपके वार्फरिन की वजह से हो रही थी, हेपरिन उस क्लोटिंग को होने नहीं देगी, आपने ये कहना होता है। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर जनाब आपके ये हेल्पफुल है, प्रेगनेंसी के अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बच्चों। उसके बाद आपके एडवर्स इफेक्ट इसके सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं बच्चों के ये क्या लिखा, की पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? कौन सा रिपीट करना है अनीब? इम्तनान सॉरी। सर ये जो वॉरफिन लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहती है उसके बारे में रिपीट करते हैं अगर काइंडली। अच्छा, अच्छा मेरी ना एक बच्चे एक बात को ना थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, ये वारफिन ड्रग ए है, ठीक है? ड्रग ए है वारफिन। ये जनाब आप ये समझो कि वारफिन ड्रग ए को जो इंजाइम उसको तोड़ता है, जो उसको मारता है, जो हमारी बॉडी से निकालता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, उसका नाम है साइटोक्रोम P450। इस तरह समझें, ठीक है? अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस वारफिन ड्रग के साथ कोई भी ऐसी ड्रग ले ली जाए जो कि साइटोक्रोम P450 को वैसे ही एक तरह का इनहिबिट कर दे, तो क्या साइटोक्रोम P450 आपकी बॉडी के अंदर जो वारफिन है उसको मेटाबोलाइज कर सकेगी? शाबाश, ये बताइएगा, क्या मेटाबॉलिज्म होगी उसकी इम्तनान? आप कहोगे कि उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। अब जब उसकी मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही तो क्या ये आपकी बॉडी के अंदर कम होगी? ये लंबे अरसे तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस जब इसने खत्म होना था 3-4 घंटे में, अब ये कहाँ पर रहेगी? ये 8-9 घंटे पर रहेगी। तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा? ये हमें एडवर्स इफेक्ट मिलेगा, हमें इसके नतीजे में ब्लीडिंग मिलेगी। समझ आ रही है बच्चे? आपने ये कहना है कि हमें ब्लीडिंग मिलेगी तो हमें डोज कम करनी पड़ेगी इसकी, ये आप ये कहते होते हैं। ये इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम वैसे बाद में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है जो आपने याद करने हैं। ये कौन से हैं? आपने कहना है पहले नंबर पे, प्रोटीन सी हैज अ शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ देन फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। तो आपको पता है ना कि सबसे जो शॉर्टर हाफ लाइफ है वो किसकी है? प्रोटीन सी की। इसी वजह से तो वो जल्दी ब्लॉक होती है। और अगर प्रोटीन सी ब्लॉक होगी तो वो क्या है? प्रोटीन सी एज ए एंटी कोगुलेंट होती है। जब एंटी कोगुलेंट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? कोगुलेशन होगी, जिसकी वजह से आपने क्या कहना है? आपने कहना इनिशियली हाइपर कोगुलेशन होती है। ये आपका पहले नंबर पे आपका क्लियर होगा। दूसरा, existing clotting factor must be depleted before full anticoagulation takes several days for full effect। तो ये एक क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब, अगर आप किसी भी बंदे के अंदर एंटी कोगुलेंट का इफेक्ट करते हो तो वो कितने दिन तक रहता है? तो आपने कहना तकरीबन कुछ दिन तक, 7 से 8 दिन तक इसका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट रहता है। उसके बाद हेपरिन इज गिवन व्हेन स्टार्टिंग वारफरिन। तो क्या है? हेपरिन इज गिवन व्हेन स्टार्टिंग वारफरिन। क्या वारफरिन के साथ ही आपने हेपरिन देनी? क्यों? हेपरिन प्रोवाइड इमीडिएट एंटी कोगुलेशन अंटिल आईएनआर इज थेराप्यूटिक। तो आपने क्या कहना है कि एंटी कोगुलेंट्स जो होती है, जो हेपरिन होती है, वो उसी वक्त एंटी कोगुलेंट्स के तौर पर काम करती है, लेकिन वारफरिन तो बाद में करती होती है। आगे क्या? वारफरिन एक्टिवेशन ऑफ द एंटी थ्रम्बन प्रोटीन सी इनेबल्स एंटी कोगुलेशन ड्यूरिंग द इनिशियल डेज। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, जो वारफरिन होती है जब ये एक्टिवेट करती है एंटी थ्रम्बन थ्री को, जिसकी वजह से प्रोटीन सी जो होती है वो एक तरह का इनएक्टिव हो जाती है। जब प्रोटीन सी इनएक्टिव होती है तो अब इसके अंदर आप क्या देखोगे? आपने कहना है कि इसके अंदर कोगुलेशन देखोगे। इनिशिएट वारफरिन थेरेपी रिड्यूस रिस्क ऑफ रिकरेंट वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का टिश्यू नेक्रोसिस ये। और उसके बाद वार्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कौन सा बच्चों? आपसे अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि एक बंदे के अंदर आपने वारफरिन दे दी है, ठीक हो गया बच्चों, और उसके अंदर आपने ये कहना है कि उसके अंदर आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, तो जो फास्टेस्ट रिवर्सल है, इमीडिएट रिवर्सल है, तो उसके लिए आप कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हो? आपने कहना FFP। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हजारों दफा आया होगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, और क्या कर सकते हो? आपने कहना जो एंटीडोट है वो विटामिन के है। ये दो चीजें आपने याद कर लो ना, ये मोर देन इनफ है। ये प्लाज्मा प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स ना भी याद करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? बाकी आपको पता है कि हाँ जी जनाब, कि आपकी जो वारफरिन होती है उसको हम कैसे ले सकते हैं। आपने कहना होता है कि वारफरिन जो होती है बच्चों, ये जनाब इसका जो ऑनसेट होता है वो डिले होता है। उसके बाद ओरल टैबलेट की फॉर्म में हम लेते होते हैं। हाफ लाइफ इसकी जो होती है वो तकरीबन 36 to 42 आवर्स होती है। लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, मीटिंग PTINR करनी होती है।
थेराप्यूटिक रेंज होती है वो 2 to 3 होती है ANR की। उसके बाद आपने कहना कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको रोक देना है बच्चों। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या कहना है, बाकी ऑलरेडी है ब्लॉक विटामिन के रिसाइकलिंग 2, 7, 9, 10 प्रोटीन CRSO का वो कम होगा। उसके बाद आपने कहना ब्लीडिंग जो होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, स्किन नेक्रोसिस आप इसमें देखते होते हो। हैपनिंग ब्रिज आपने कहना है हम करते हैं, PTINR करते हैं, ट्रेट्रोजेनिक होती है। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं आई, जो ये कहता है कि सर जी हमें तो नहीं पता चला कि ये यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी है, हमें प्लीज बता दें, तो मैं अभी उसको एक तरह का क्लियर कर देता हूँ। कोई ऐसा कंसेप्ट जो आप लोगों के माइंड में हो, जो आपको समझ ना आई हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे का सीन क्या होता है। आगे अब हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या बच्चों, तो पहले नंबर पर जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों की एक तरह की, इसके अंदर आता है बच्चों, a 68-year-old man with atrial fibrillation starting on a warfarin on day 4 therapy he developed painful necrotic skin lesions on the thigh, which of following is the most likely explanation। तो क्या होगा भाई, उसकी प्रोटीन सी जल्दी खत्म हो गई है तो इस वजह से रैपिड डिक्लाइन प्रोटीन सी काजिंग हाइपरकोगुलेबल स्टेट। A pregnant woman with a history of deep vein thrombosis needs anticoagulation, which of following is a safe। तो क्या होगा, हेपरिन सेफ होगी बच्चों। ठीक है, आज जनाब आगे, और अभी हम देखते हैं कि हेपरिन और वारफिन के अंदर आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर पर बच्चों हेपरिन जो होती है, अब ये एक सिंपल सा पॉइंट है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे भी तो आपको समझ आ जाएगी। एक मिनट में मुझे ये बताएं, हेपरिन और वारफिन के हिसाब से हम ये देख रहे थे, ठीक हो गया। पहले नंबर पे मुझे ये बताओ कि हेपरिन जो होती है ना बच्चों, वो आप आईवी देते हो या सब कट देते हो। वार्फरिन देते ही टैबलेट की फॉर्म में, ओरल फॉर्म में है। साइट ऑफ एक्शन क्या है, आपने कहना क्लॉटिंग फैक्टर्स है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपने कहना कि वार्फरिन के अंदर जो लीवर होता है ना, उसके अंदर जो आपके लीवर के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वहां पे एक्ट बनता होता है। इसका जो हेपरिन होता है वो मिनटों में एक्ट करता है, सेकंड्स टू मिनट्स, ये क्या होता है, दिन लगाता है। ड्यूरेशन आपने देख लिया, आवर्स डेज। उसके बाद मॉनिटरिंग क्या करते हैं, इसके अंदर एपीटीटी करते हैं, इसमें पीटीआईएनआर करते होते हैं। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, आपकी वारफिन हेपरिन नहीं करती। रिवर्सल क्या है, आपने कहना प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, एफएफपी, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट जो हमने ना पढ़ा हो, जो यहाँ कंपैरिजन में लिखा होगा, कोई सिंगल ऐसा पॉइंट जो हमने ना पढ़ा हो जो कि कंपैरिजन में लिखा है बच्चों, सारे यार लिखे हुए सारे पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये वैसे एक होती है, लेकिन वार्फिन के साथ आपकी 2 से 3 तक ये नॉर्मल हो सकती है। ये क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर्स को हम देखने के लिए करते होते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अ 68-year-old मैन विद एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्टिंग ऑन अ वार्फरिन ऑन डे 4 ही डेवलप्ड पेनफुल, ओ भाई एक मिनट, ये आपका हो गया ऑलरेडी, हमने एमसीक्यूज कर लिया बच्चों, ये हेपरिन वाला भी कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ जनाब आगे, और आगे आते हैं कि डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम आते हैं बच्चों डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स की तरफ। 1 मिनट याद रुकिएगा, 2 मिनट के फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अब हमने ये देखना है कि डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। फिर डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स के अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमने ये देखना है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपने ये कहना है कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है कि वो ड्रग्स जो डायरेक्ट फैक्टर 2 को ब्लॉक करते हैं, दूसरी होती है वो ड्रग्स जो डायरेक्ट फैक्टर 10A को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, मतलब कि एंटी थ्रम्बन नहीं, सारा कुछ नहीं, डायरेक्ट वो कर रही होंगी, तो वो कौन सी होंगी। आपने कहना है वो ड्रग्स जो डायरेक्ट को ब्लॉक करती है, वो क्या, थ्रम्बिन इनहिबिटर ड्रग्स, जो फैक्टर 2A को ब्लॉक करती हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो फाइब्रिनोजिन नहीं बनेगा, फिब्रिन क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक होगा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ड्रग क्या काम करती होती हैं, इसके अंदर ड्रग होती कौन सी हैं, आपने कहना होता है कि ये ड्रग्स होती हैं बिलीवर्डिन, आर्गेट्रोबान, डेबिगेट्रन। आर्गेट्रोबान, डेबिगेट्रन, ये काम क्या करेगी, ये डायरेक्ट फैक्टर 2A को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद ये हम किस में दे सकते हैं बच्चों, आपने कहना होता है कि ये वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में दे सकते होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में दे सकते हैं, और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर आप दे सकते हैं अगर उससे रिएक्शन हो जाए। मतलब क्या, अगर टाइप 2 का सीन हो जाए, अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए हेपरिन देने के बाद, तो हम ये एक तरह का दे सकते हैं। इसको जो रिवर्स करती है ड्रग, उसका नाम क्या है, आपने कहना है उसका नाम होता है इड्रासीजुमाब। कहते एक तरह का बच्चों, आपने कहना है इड्रासीजुमाब होता है। तो बात करने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है उसका नाम क्या होता है, आपने कहना है जो डायरेक्ट थ्रम्बिन
जो होती है 2A क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग होती है उसका नाम होता है बिलिवर्डिन, बिवालिरिडिन। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने कहा गेट्रोबान, डेबिगाइट्रन, ये होता है। ये फैक्टर 2A को डायरेक्ट ब्लॉक करती होती है। उसके बाद आपने कहना है कि नॉर्मल क्या होता है कि फैक्टर 2A जो होगा वो फाइब्रिनोजिन को, जो थ्रम्बिन होता है ना बच्चों, वो काम पता है क्या करता है? थ्रम्बिन जो होता है वो काम क्या करता है? थ्रम्बिन बेसिकली फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में तब्दील करता होता है। क्या काम करता है? एक तरह का फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में तब्दील करता है। ठीक हो गया। अब आपने कहना होता है कि एक तरह का फिब्रिन जब बनता होता है तो उसके बाद क्या होता है? क्लॉट बनता होता है, जिसके ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 लगा हुआ होता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 लगा है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 ही ब्लॉक हो गया तो क्या फाइब्रिनोजन फिब्रिन में बदलेगा? नहीं बनेगा। जब फिब्रिन बनेगा ही नहीं तो क्या क्लॉट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये आपने इस तरह याद करना है। ठीक होगा बच्चों? तो आपने कहना अगर 2 ही ब्लॉक नहीं होगा तो थ्रम्बिन कम बनेगा, फिब्रिन कम बनेगा, क्लॉट कम बनेगा। तो ये आपने याद करना होता है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर जो ड्रग है वो आपकी अर्गेट्रोबान है, बिलवारिडिन है, ये आपकी ड्रग्स होती हैं बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? और अगर कभी ये पूछा जाए कि आप में से एक ड्रग है जिसका नाम होता है डेबिगेट्रिन, ये एक स्पेसिफिक ड्रग होती है और इसको रिवर्स करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं उसका नाम क्या होता है? इड्रासीजुमाब। क्या एक तरह का बच्चों आपने कहना इड्रासीजुमाब होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। और उसके बाद आगे आते हैं कि फैक्टर 10A इनहिबिटर सर आई, अच्छा फैक्टर 10A इनहिबिटर कौन सी ड्रग्स होती हैं? देखो बच्चों 10A के अंदर क्या आता है? अब देखें, आपने इसको इस तरह याद करना है। 10A ये आ रहा है 10A। तो भाई इन ड्रग्स के नाम के अंदर 10A आ रहा है। एपिक्साबान, एंडोक्साबान, रिवारोक्साबान। तो आपने कहना है कि सिंपल सी बात है, जिस ड्रग के नाम के अंदर एक्स ए आ रहा है ना, ठीक है, अपिक्साबान, रिवारोक्साबान, एंडोक्साबान, वो ऐसी ड्रग्स होगी जो फैक्टर 10A को ब्लॉक करेंगी। ठीक हो गया बच्चों? और बाकी सेम वही ड्रग डीवीटी के अंदर भी देते हैं, स्ट्रोक के अंदर भी देते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? आपने कहना इसको भी हम रिवर्स करते हैं। ये देखिए एक्स ए, एंटी नेक्सट नेट अल्फा कैसे करते हैं? एक तरह का एंटी नेक्सट, एक तरह का अल्फा से आपके एक तरह का रिवर्स करते हैं बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों कि डायरेक्ट थ्रम्बिन कहाँ पे एक्ट करती है? आपने कहना ये फैक्टर 2A के अंदर डायरेक्ट एक तरह का ब्लॉक करती होती है। डू नॉट यूजली रिक्वायर रूटीन लैब मॉनिटरिंग, इसके लिए कोई लैब मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वाइड हेपरिन, उसके बाद आप क्या करते हो? फैक्टर 2A ब्लॉक देना शुरू कर देते हो बच्चों। मोस्ट आर क्लियर बाय द किडनी, आपने कहना होता है। ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इड्रासिस किसको रिवर्स करता है? डेबिगेट्रिन को। और उसके बाद एडिनेक्सोनाइड अल्फा किसको करता है? आपने कहना फैक्टर 10A को एक तरह का रिवर्स करता होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। और आगे है एंटीकोगुलेंट, एक तरह का रिवर्सल एजेंट क्या होता है बच्चों? हेपरिन को जो रिवर्स करता था उसका नाम क्या होता था? शाबाश, ये भी हमने पढ़ा है। हेपरिन को जो रिवर्स करता था उसका नाम क्या था? तो यार आज ही तभी हमने पढ़ा है बच्चों को, जो हेपरिन को रिवर्स करता है उसका नाम था प्रोटामिन सल्फेट। ऐसा ही था ना बच्चों? तो यहाँ पे आपने कहना हेपरिन होती है, प्रोटामिन सल्फेट होता है, पॉजिटिव चार्ज पेप्टाइड दैट बाइंड टू हेपरिन। ये आपने कहना मिनट्स के अंदर रिवर्स करता है बच्चों। वार्फरिन को जो रिवर्स करता है बच्चों वो कौन सा होता है? आपने कहना है कि वार्फरिन को जो इमीडिएट रिवर्स करता होता है, रैपिड करता होता है, वो होता है एफएफपीज, पीसीसी एफएफपीज। और जो आपका टाइम लेता है वो कौन सा है? वो होता है विटामिन के। डेबिगेट्रन अभी हमने पढ़ा बच्चों, डेबिगेट्रन को जो रिवर्स करता है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना उसका नाम होता है इड्रासीजुमाब। क्या होता है एक तरह का बच्चों? इड्रासीजुमाब होता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, फैब फ्रैगमेंट के साथ बाइंड करती होती है, इड्रासीजुमाब। अगर पूछे जाए कि फैक्टर 10A को जो इनहिबिट करता है उसका नाम क्या होता है? रिवर्स करता है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना उसका नाम होता है एडिनेक्सानेट, एडिनेक्सानेट। आपने कहना है एडिनेक्सा। ठीक है, एक्स से आ रहा है तो इस वजह से आपने कहना है एक तरह का आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इंडेक्सानेट। ठीक हो गया बच्चों? इंडेक्सानेट जो होता है वो हम देते होते हैं। तो ये आपको पता हो गया बच्चों। आगे चलते हैं कि आगे कौन कौन सा इसके अंदर किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होती, ब्लीडिंग हो सकती है, हेपरिन इंड्यूस। आपने कहना है वाइड यूज, उसके बाद आपने कहना बिलीवर्डिंग और गेट्रोबान करें। उसके बाद आपने कहना किडनी से क्लियर ज्यादा होता है, रिवर्सल एजेंट सेव लाइव्स है। उसके बाद आगे देखो बच्चों क्या, 68-year-old मैन विद एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्टिंग ऑन वार्फरिन ऑन डे 4 ही डेवलप्ड पेनफुल नेक्रोटिक स्किन लीजन्स। ठीक है, उसके बाद आपने कहना ये तो अभी अभी ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया यार ये वाला। फिर तीसरी दफा ये आएगा, तीसरी दफा आपने कहना हेपरिन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो ड्रग्स पढ़ने लगे हैं वो कौन सी हैं? अब हम जो ड्रग्स पढ़ने लगे हैं वो आज की आखिरी ड्रग है बच्चों, जिसका एस्पिरिन कहते हैं। क्लोपिडोग्रिल मतलब कि आपने कहना एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या होती हैं? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई एक सिंगल क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से आगे अभी पूछता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले नंबर पे मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि एक तरह का कोई भी ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आप फैक्टर 2A ब्लॉकर ड्रग्स दें तो उसकी वजह से क्या होगा? थ्रम्बिन नहीं बनेगा, फिब्रिन नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा। तो ड्रग का नाम क्या है? शाबाश, फैक्टर 2A ब्लॉकर ड्रग्स का नाम क्या है?
आपने कहना होता है फैक्टर 2 ए ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं उनका नाम होता है बच्चों आर्गेट्रोबान, विवाल्डोडिन। उसके बाद आपने ये कहना होता है, ठीक है बच्चों, ये आपने कहना ओके। उसके बाद आपने कहना है कि फैक्टर 10 ए ब्लॉकर ड्रग्स का नाम क्या होता है। आपने कहना जहां पे एक्स से आता है रिवारोक्साबान, अपिक्साबान, ठीक है। उसके बाद इसको रिवर्स कौन करता है, एंडेक्सानेट, ये आपने कहना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जनाब आपकी नई ड्रग्स के अंदर और वहां पे देखते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। और इसके अंदर आप देखोगे कि एस्प्रिन क्या है बच्चों, और आपकी एक तरह की थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कौन सी हैं, इसके अंदर अभी हम आते हैं। तो सबसे पहले अब आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों के एंटी प्लेटलेट्स के अंदर ना, यार फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड हुई है, यहाँ पे प्लेटलेट्स लगा है, लगने के बाद इसने जनाब आपके थ्रोम्बोक्सिन ए टू एडीपी ये रिलीज करती है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू एडीपी रिलीज हुए तो क्लॉटिंग प्लेटलेट्स के अंदर जो दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स घूम रहे होते हैं उसको मैसेज आता है कि भाई सारे इधर इकट्ठे हो जाओ, जिसके नतीजे में सारे प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके नतीजे को आप कहते हैं एग्रीगेशन, और ये प्लेटलेट का प्लग बन जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में आप कहते हैं एक तरह का क्लॉट होता है, कहते हैं एक तरह का क्लॉट होता है। अब आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का पेस्प्रिन दोगे तो क्या थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो होगा वो रिलीज होगा, क्योंकि एस्प्रिन देने से थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, आपने कहना एक तरह का ब्लॉक हो जाता है। जब आपका थ्रोम्बोक्सिन ए टू ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या अब आपके प्लेटलेट्स जो होंगे वो जीरो जगह पर इकट्ठे होंगे, नहीं। जब नहीं होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा। इस वजह से ओ भाई ये वजह होती है जिद्दो दिल का मसला बनता है तो आप कि स्कार्ड के नाम से टैबलेट आती है, आपने कभी देखा हो अस्कार्ड के नाम से एस्प्रीन के नाम से टैबलेट दी जाती है, तो वो ये वजह होती है दिल के जितने भी मरीज हैं उनके अंदर लाजमी ये दी गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दी हो, उनके अंदर उन्होंने लाजमी दी होगी चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। दूसरे नंबर पे देखें बच्चों, आपने कहना है कि एक तरह का ये आपस में रोकती है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है आगे का क्या हिसाब होता है। आगे बच्चों आपने कहना है कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबली ब्लॉक कॉक्स थ्रोम्बोक्सिन ए टू, उसके बाद क्या होता है रिलीज थ्रोम्बोक्सिन ए टू प्लेटलेट्स को कम एक्टिवेट करती है। अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम, उसके बाद लो इंसिडेंस रिकरेंस ऑफ द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपने कहना स्क्रीन देंगे तो आपका क्या होता है एक तरह का थ्रोम्बोक्सिन ए टू इनहिबिट होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोक्सिन ए टू इनहिबिट होता है ना बच्चों, तो आपने कहना कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन वो होता है जो आपके मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ही ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी जो स्टोमिक की जो लाइनिंग होगी वो प्रोटेक्ट नहीं होगी, बल्कि स्टोमिक का क्या होगा, एक तरह का अल्सर होगा, जिसकी वजह से हम गैस्ट्रिक अल्सर देख सकते हैं, टिनाइटिस देख सकते हैं, एसिडोसिस अल्कालोसिस भी देखते होते हैं, किडनी इंजरी देख सकते हैं। और बच्चे के अंदर कभी भी एस्प्रिन नहीं देनी, बच्चों के अंदर आपने याद करना है चिल्ड्रन के अंदर कभी भी एस्प्रिन नहीं देनी। वायरल इंफेक्शन अगर हो रही होगी तो कभी भी एस्प्रिन नहीं देनी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर रे सिंड्रोम हो जाता होता है। और आपने कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के बच्चों के अंदर आप एस्प्रिन दे सकते हो, और वो वाले जो बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं कावासाकी की डिजीज के। कावासाकी की डिजीज के अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है तो उसके अंदर आप एस्प्रिन नहीं देते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है क्योंकि वो आपने कहना मना समझा जाता है। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि आपकी जो मेडिसिन उसको हम कहते हैं क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल, और आपने कहना टिकाग्रिल हो, ये काम क्या करती होती है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब ये प्लेटलेट्स आपकी ब्लड वेसल के साथ लगा तो यहाँ पे ना दूसरे प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब आपने कहना है कि जो एक तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू था जो बुला के लेके आता था, दूसरा एडीपी था, दूसरा क्या था, एक तरह का एडीपी था। अब आपने कहना है कि अगर हम एडीपी को भी ब्लॉक कर दें तो आपकी जो होगा वो प्लेटलेट्स इंडिविजुअल जगह पर आएंगे नहीं, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बनेगा। और आपने कहना है कि अब देखें एडीपी को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना है क्लोपिडोग्रिल, ये भी हर पाकिस्तानी को दी जाती है, क्लोपिडो एस्प्रिन, ये दोनों होती ही होती है हार्ट अटैक वाले बंदे को। तो आपने कहना ब्लॉक एडीपी, पी टू वाइट वेल्व रिसेप्टर, लो एडीपी इंड्यूस एक्सप्रेशन, जीपी टू 3 के ऊपर कम हो जाएगी, सेम एज एस्प्रिन काम करती है, डुअल एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी विद एस्प्रिन ब्लीडिंग करवा सकती है बच्चों। तीसरे नंबर पे क्या होता है बच्चों, तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि हमने एक मैकेनिज्म बच्चों पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था अगर ये ब्लड वेसल डैमेज हुई है, यहाँ पे वॉन विलिमेंट फैक्टर होता है जिसके साथ प्लेटलेट्स लगता है और उसके दरमियान में GP1B प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा था कि यहाँ पे दूसरा प्लेटलेट, तीसरा प्लेटलेट्स, ये सारे प्लेटलेट्स होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि ये जनाब आपस में जुड़ती थी GP2B3 प्रोटीन की मदद से, ठीक है। और आपने कहना होता है कि एक तरह का GP2B3 प्रोटीन की मदद से ये जुड़ती थी।
और इनके ऊपर एक लिंक होता था जिसको हम कहते थे फाइब्रिनोजन लिंक। क्या होता था? एक तरह का फाइब्रिनोजन लिंक। अगर फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजन लिंक रिमूव कर दिया जाए तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, GP2B3 की मदद से। क्या होगा? ये जुड़ेंगी नहीं। तो ये प्लेटलेट्स इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन ये जुड़े नहीं है। तो क्या ब्लीडिंग रुक सकेगी? शाबाश बच्चों, मुझे ये बताइएगा, क्या क्लॉट बन सकेगा प्रॉपर? क्या ब्लीडिंग आपकी रुक सकेगी? अगर आप ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट बनता है तो ये बताएं। तो आपने कहना है कि प्रॉपर क्लॉट एक तरह का नहीं बनेगा। तो अब आपने कहना है कि वो मेडिसिन जिसके अंदर ये आता है उसका नाम क्या है? आपने कहना है कि एंड पे आता फिब्रिन। क्या आता है? एक तरह का बच्चों फिब्रिन। तो यहाँ पे देखें बच्चों के नाम क्या आ रहा है एक तरह का। फॉर एग्जाम्पल एंड पे आप देखोगे एफ आई फिब्रिन, सॉरी FIB। तो आप देखें क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन ब्लॉक हो रहा है। एप्टी फिबाटाइड टायरोफिबान, ठीक होगा। ये काम क्या करते हैं? ब्लॉक GP2B3 फाइब्रिनोजन रिसेप्टर ऑन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, प्रिवेंट फाइब्रिनोजन बाइंडिंग। फाइब्रिनोजन बाइंडिंग को प्रिवेंट करेंगे। अनस्टेबल एंजाइना, परक्यूटेनियस PCI करवा सकते हैं, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करवाते हैं। और एंड पे आता है बच्चों आपका एक तरह का सिलोस्ट्राजोल और डाइपेरिडामोल क्या काम करती होती है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा सा और करिएगा। जो आपकी ये ड्रग्स होती है ना बच्चों, ठीक है, ये काम क्या करती है? आपने कहना होता है कि आपके अंदर ना एक तरह का, फॉर एग्जांपल ये बच्चों एक ब्लड वेसल इस तरह नैरो है ना, इस ब्लड वेसल को डायलेट करते होते हैं ना जो, उसको हम कहते हैं CAMP। एक तरह का आपने कहना CAMP। तो CAMP क्या काम करती होती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। जब ब्लड वेसल डायलेट होगी ना बच्चों, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है ना, वो आगे बैठा हुआ आर्गन जो होगा ना उसको ब्लड मिलेगा। तो वो जो ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर दी जाती है उसका नाम था सिलिस्टाजोल और डाइपरिडामोल। तो वो क्या काम करती हैं? फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम होता है जो CAMP को तोड़ता होता है, जो CAMP को ब्रेक डाउन करता होता है। तो जब फॉर एग्जाम्पल आपका CAMP ही एक तरह का फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम ही खत्म हो गया, फास्फो डाइएस्ट्रेज एंजाइम ही को मार दिया गया, तो क्या CAMP अब ब्लॉक हो सकता है? नहीं। तो आपने कहना CAMP जो होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो होगी वो डायलेट होगी। जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होगा बच्चों? आपने कहना है कि इसके नतीजे में आपका जो ब्लड का फ्लो होगा वो सही होगा, और साथ आपने कहना है ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा भी नहीं होने देता, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होने नहीं देता। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ब्लॉक फास्फोडाइएस्ट्रेज CAMP ज्यादा होगा, हाई CAMP हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक तरह का क्या होगा? CAMP जो होगा प्लेटलेट्स में ज्यादा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को एक तरह की कम होगी बच्चों। आपने कहना होता है कि हम इसको किस कंडीशन में दे सकते हैं? इसको हम दे सकते हैं जनाब एक तरह का, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर स्ट्रोक का पेशेंट है, कार्डियक स्ट्रेस का पेशेंट है, लेकिन इनके अंदर हमें ना, आपने कहना होता है कि एक तरह का ज्यादातर ये यूज नहीं करते होते, ये मेडिसिन इतना आती नहीं है वैसे एग्जाम के लिहाज से भी, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपकी डायलेशन करवाती है, वेसो डायलेशन, फ्लशिंग करवा सकती है, हाइपरटेंशन करवा सकती है। तो इस वजह से आपने याद करना होता है। अब हम आज की जो लास्ट ड्रग है उसके बारे में आते हैं, और उन ड्रग्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है बच्चों। तो CAMP के साथ जो लिंक है वो किसका है? सिलिस्टाजोल का है। ठीक हो गया बच्चों? और प्लेटलेट्स भी इनहिबिटर होते हैं। ये एग्जामिनर पूछता है कि ऐसी ड्रग बताएं जो प्लेटलेट्स को भी इनहिबिट करती हो, जो जनाब आपकी एक तरह की ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करती हो। तो आपने कहना उसका नाम होता है सिलोस्टाजोल। ठीक हो गया बच्चों? अब आते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं। पहले नंबर पे आपने कहना है कि ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आपने कहना कि ये आपके एक तरह का क्लॉट बन गया, फिब्रिन बन चुका, फिब्रिन। जैसा कि एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसके अंदर पूरी की पूरी खून की नाली बंद हो गई है। ठीक हो गया बच्चों? आपने कहना जब पूरी की पूरी खून की नाली बंद हो गई है तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपका यहाँ पे जो हार्ट शरीफ पड़ा उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? MI हो सकता है। क्या एक तरह का MI हो सकता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप PCI करो या फिर आप एक तरह का थ्रम्बोलाइटिक इंजेक्शन लगाओ। आप किसी गांव में बैठे हो या किसी DHP हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, DHP हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं जो कि जनाब स्टैंडिंग करता हो, तो आप क्या करोगे? आप उनकी फैमिली को ये कहते हो देखो ये इंजेक्शन में लगाने लगाऊं, इस इंजेक्शन के ऊपर आपने दस्तखत करने हैं, इससे जिंदगी आ भी सकती है जा भी सकता है, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ अगर हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है? तो अगर आप नहीं तो फिर इसके लिए एक ऑपरेट होता है, इसको जनाब लाहौर ले जाओ, मुल्तान ले जाओ, फैसलाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। ठीक है? ये आप कहते होते हो क्योंकि वहां पर फिर भी यही होती है। तो ये ड्रग्स बेसिकली काम क्या करती होती है? आपने कहना है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ होता है कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे क्लॉट बनता है ना बच्चों, तो जो प्लाज्मिनोजिन होता है ना, आपने कहना वो प्लाज्मिन के अंदर तब्दील होता है, प्लाज्मिन के अंदर बनता है। जब भी आपका प्लाज्मिनोजिन प्लाज्मिन के अंदर तब्दील होता है ना बच्चों, तो ये जो प्लाज्मिन होता है ना, वो पता क्या काम करता है? जो यहाँ पे फिब्रिन होता है ना, ये इसकी लाइसिस करवाता है, तोड़ता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो यही काम करती हैं। ठीक है? तो इसके अंदर ड्रग्स कौन सी हैं? आपने कहना एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, नेक्टिप्लेज, ये वाली। ठीक है? तो ये ड्रग्स क्या काम करेगी? ये जनाब आपका वो इंजाइम जो कि प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में तब्दील करता है, उस इंजाइम का नाम होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। तो ये ड्रग आपके टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मिनोजिन जो होगा वो प्लाज्मिन में ज्यादा से ज्यादा
बदलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना प्लाज्मिन बनेगा उतनी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है बच्चों, तो आप एम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, इस्कीमिक डिजीजेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इन सब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? ओ भाई ब्लीडिंग है, इसका सबसे बड़ा इशू ही ब्लीडिंग है, तो ब्लीडिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो एक बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पहले ही हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है 4 दिनों में, क्या उसके अंदर आप दोगे? नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिसके अंदर एक्टिवली अभी ब्लीडिंग हो रही है, कल उसकी जनाब टांग की सर्जरी हुई है, आज उसको आप दे दोगे? भाई ब्लीडिंग होगी, नहीं देनी। ठीक है, तो आपने कहना किसके अंदर कॉन्ट्रा एक्टिव ब्लीडिंग के अंदर नहीं देनी, हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग के अंदर नहीं देनी, रीसेंट सर्जरी के अंदर नहीं देनी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर नहीं देनी। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का इसके अंदर जो इफेक्ट होता है वो क्या है? इफेक्ट इज शॉर्ट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। रिवर्स किसके साथ होती है? कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो कि इसको रिवर्स कर सकती है? आपने कहना कि ये क्या थी? ये फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स थी। एंटी फिब्रिनोलाइटिक जो ड्रग्स होती हैं वो इसको रिवर्स करती हैं। और एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? ये हमने आपकी फिजियो के अंदर भी पढ़ी थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो। आपने कहना कि आपने की ट्रांसैमिक एसिड और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसैमिक एसिड, ये क्या होती है? ये आपने कहना होता है कि ये जनाब आपकी एक तरह की, आपने कहना होता है कि इसको रिवर्स करती होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें, एस्पिरिन क्या काम करती थी? ब्लॉक थ्रोम्बोक्सिन ए टू, आपने कहना इरिवर्सिबली। क्लोपिडोग्राफी क्या काम करती थी? एडीपी को। GP2B3 ये ब्लॉक क्या काम करती थी? आपने कहना है फाइब्रिनोजन के साथ क्या करती? फिबान, जिसके आपने कहना है FIB जिसके अंदर आता है। कोलेस्ट्राजोल क्या काम करती? CMP के लेवल को ज्यादा करती थी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट होती थी। उसके बाद आपने कहा क्लॉट क्या काम करती? प्लाज्मिनियम को प्लाज्मिन में तब्दील करती थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, 55-year-old मैन विद रिसेंट coronary stent replacement is prescribed clopidogrel along with aspirin. What is the mechanism of action of clopidogrel? तो क्या है बच्चों, आपने कहना है कि ब्लॉक ADP और ये वाला सारे वाला सीन। A 62-year-old man is present with a 90 minutes of the active anterior ST elevation. उसके बाद आपने कहना है कि विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू गिव, तो आपने कहना एल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, नेक्टिप्लेस हम देते होते हैं, यही आपके एक तरह का हेल्प करती है बच्चों, ये आपने याद करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का, अच्छा बच्चों, ये आपका एक तरह का सारे का सारा कवर हो चुका है। आपकी जितनी भी हेमाटोलॉजी की जो फार्माकोलॉजी थी, जो इसके लिहाज से थी, वो सारी की सारी हमने बच्चों कवर कर ली है। ठीक है, कल आप लोगों का होगा इंशाल्लाह कैंसर ड्रग्स, वो सारी की सारी कवर करेंगे। और उसके बाद आपका मुकम्मल तौर पर बच्चों जो होगा वो इंशाल्लाह हम एक टेस्ट रखेंगे, और साथ आपके पहले हीमा की पूरी डिस्कशन होगी। पहले मैं हीमा की पूरी आपकी डिस्कशन करवा दूंगा। आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछे थे कि एस्प्रीन कैसे काम करती, तो आपने क्या कहना है? ये लिख लें, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो भी मैं बोलने लगा हूँ। ठीक है, आपने कहना है एस्प्रीन का जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कॉक्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो होता है वो एक तरह का इनहिबिट होता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होती। सिंपल। क्लोपिडोग्रिल कैसे काम करती है? आपने कहना एडीपी BY12 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको इनहिबिट करती होती है। ठीक है बच्चों, और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होती। आपने ये कहना होता है बच्चों कि टिकाग्रिल और प्रासोग्रिल ये कैसे नहीं काम करती है? आपने कहना सेम उसी तरह काम करती होती है। आपसे ये कहा जाए कि एप्टीफिबाटाइड टायरोफिबान कैसे काम करती है? आपने कहना है कि ये GP2B3 ये जो होता है ना, उसके ऊपर जो आपका फाइब्रिनोजन जो रिसेप्टर्स है उसको जो बाइंड करता है उसको जनाब एक तरह का तोड़ती है। ठीक होगा बच्चों, आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं वो, नॉट 5 फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं वो CMP के लेवल को ज्यादा करने वाली, उसका नाम क्या? आपने कहना सिलिस्टाजोल। अगर कभी पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आपकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मा में तब्दील करती हैं, एल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, ट्रैक्टिप्लेस, एंटी फिब्रिनोलाइटिक जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं? आपने कहना होता है कि उनके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आपकी अमाइनो कैप्रोइक एसिड आती है, और उसके बाद आपने कहना ट्रांसएमिक एसिड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का, अगर कभी भी ये पूछा जाए कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल कि बच्चों हेपरिन यूज की है तो क्या होगा? आपने कहना कि एपीटीटी का लेवल बड़ा होगा। वार्फिन यूज किया तो क्या होगा? PTINR का लेवल बड़ा होगा। हेपरिन यूज किया तो कब हो सकता है? ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के अंदर कर सकती है, तो प्लेसेंटा को आपने कहना है कि प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, वार्फिन नहीं की जा सकती। हेपरिन की वजह से क्या होगा? हेपर इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 होगा। वार्फिन की वजह से क्या होगी? स्किन की नेक्रोसिस होगी।
वार्फरिन की वजह से क्या होगा, पीटी का लेवल बढ़ेगा। वार्फरिन की वजह से क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 होगा वो एक तरह का इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसकी वजह से सारे का सारा हम ये देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना रिवारोक्साबान, अपेक्साबान, ये क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 ए इनहिबिटर्स ड्रग्स होती हैं ये बच्चों, आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपकी ऐसी ड्रग्स जो कि जनाब आपकी हेपारिन को रिवर्स करती है, आपने कहना प्रोटामिन सल्फेट होती है। वार्फरिन को रिवर्स करने के लिए जो हम देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में एफएफपीज है, और वैसे होता है आपने कहना विटामिन के होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में मैंने यार सारी की इंपॉर्टेंट जो चीजें वो आपके साथ रिवाइज भी कर दी है, सारा कुछ बता भी दिया है। आप में से कोई भी